हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं जीएसटी में आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन दोस्तों जीएसटी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग अपनी जो कॉन्सेप्ट नोट्स है, रजिस्टर है, वो निकाल लीजिए। हम इसके नोट्स भी बनाएंगे और जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जीएसटी के अंदर आज हम रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पहले हम इसके नोट्स भी बनाएंगे और इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, रजिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेक्शन, कहां से कहां तक के सेक्शन कवर होंगे इसमें, सेक्शन 22 से लेकर और सेक्शन 30 तक हम यहां पर कवर करके चलेंगे। और ये जितने भी सेक्शन हैं ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन हैं दोस्तों, क्योंकि सीजीएसटी में जो आप पढ़ते हो वही सेम एसजीएसटी के अंदर भी आ जाता है। तो ये सीजीएसटी के सेक्शन है 22 से लेकर और सेक्शन 30 तक। अगर हम आईजीएसटी एक्ट की बात करें तो आईजीएसटी के अंदर सेक्शन है 20। तो ये दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिल थाम कर बैठिएगा। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है आपका GSTIN। GSTIN का मतलब होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTIN का मतलब क्या होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट, कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी टैक्सेबल पर्सन जब जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको एक नंबर अलॉट होता है और वो जो नंबर अलॉट होता है दोस्तों हम उसको बोलते हैं GSTIN। और ये जो GSTIN होता है ये 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का। ये 15 डिजिट का नंबर होता है GSTIN, जिसमें स्टार्टिंग का जो डिजिट होता है, जैसे मैं राजस्थान का हूं तो ये जो 08 होता है ये एक तरह से स्टेट कोड होता है। अब राजस्थान के अंदर अगर आप जीएसटी नंबर लोगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमेशा स्टेट वाइज होता है, आप जिस स्टेट के अंदर अपना बिजनेस चालू कर रहे हो उस स्टेट के अंदर आपको जीएसटी का जो नंबर है वो लेना पड़ता है। तो जो पहला 2 डिजिट होता है दोस्तों वो हमेशा आपका स्टेट कोड होता है, वो हमेशा आपका स्टेट कोड होता है। उसके बाद मैं बता दूं जैसे AACIP 1 2 3 4 L, ये होता है जी आपका पैन, जिस पैन पर आप जीएसटी नंबर ले रहे हो। देखो जीएसटी में जो भी रजिस्ट्रेशन होता है ना वो पैन बेस होता है। तो आपका जो भी पैन है, अगर आप कंपनी के नाम से ले रहे हो तो कंपनी का पैन लगेगा, फर्म के नाम से ले रहे हो तो फर्म का पैन लगेगा। इस तरीके से ये पैन आ जाता है, फिर 10 डिजिट का पैन हो गया। इसके बाद जो नंबर होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट। मतलब जिस स्टेट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उस स्टेट में टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हैं, ये इस चीज को डिनोट करता है। जैसे मान लो राजस्थान में आपका 1 रजिस्ट्रेशन है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो यहां पर आ जाएगा, है ना। तो जितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं, जितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं वो यहां पर आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट। तो पहले आएगा स्टेट कोड, फिर आएगा पैन, उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट। राइट, इसके बाद एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्ट, और ये जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसको हम जेड बोलते हैं। राइट, और एक लास्ट में जो सम होता है ये चेक, ये एक तरह का चेक सम होता है, चेक सम डिजिट बोलते हैं इसको। तो ऐसे कुल मिलाकर 15 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जीएसटी नंबर। तो कोई भी जीएसटी नंबर अगर आप देखोगे ना वो पैन पर बेस होता है। राइट, तो पैन तो 10 डिजिट का हो गया, बाकी जो 5 डिजिट होते हैं
वो एक्स्ट्रा होते हैं जिसमें शुरू में स्टेट कोड आ गया, टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया, डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, चेक सम डिजिट आ गया। तो ये जो कहलाता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं टोटल, एक तरह से 15 डिजिट का GSTIN, राइट। अब ये जो रजिस्ट्रेशन टॉपिक आज की क्लास में दोस्तों आप पढ़ने जा रहे हो, इसके अंदर कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं आप लोगों को यहां पर कवर करवाने वाला हूं। तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन सबको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम यहां पर 1 बाय 1 करके वो सारे पॉइंट्स यहां पर लिखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रजिस्ट्रेशन में, तो ये आप लिखोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी अंडर GST law obtaining a unique number from concerned tax authorities for the purpose of collection tax on behalf of government and avail ITC for inward supply। तो भाई आप जो यहां पर GST नंबर ले रहे हो, ये GST नंबर किसी भी लॉ के अंदर एक प्रकार से यूनिक नंबर होता है। इसको आप एक तरह से यूनिक नंबर बोलो। ये एक तरह से आपका क्या है, यूनिक नंबर है। जो क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि जो कंसर्न टैक्स अथॉरिटी है, जो GST डिपार्टमेंट है, वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर सके, आप लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सको ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और जो भी आपकी इनपुट क्रेडिट है, जो भी आपने टैक्स पे किया है परचेज पर, इनवर्ड सप्लाई पर, उसकी आपको क्या मिल सके भाई, क्रेडिट मिल सके। दैट इज द रीजन। दूसरी बात आपको लिखनी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन a person can neither collect tax from his customer, nor claim ITC। तो अगर आप GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो ना तो दोस्तों आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगी और ना ही आप किसी से टैक्स कलेक्ट कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं वो है, अंडर GST जो कि रजिस्ट्रेशन होता है, अंडर GST जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नीड टू बी टेकन स्टेट वाइज। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन हमेशा स्टेट वाइज होता है। आप GST में जब भी रजिस्ट्रेशन लोगे तो वो स्टेट वाइज होगा। अब मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप तो कहते थे 1 कंट्री 1 टैक्स, तो फिर 1 कंट्री 1 टैक्स कहाँ हुआ? आप तो कह रहे हो GST में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप राजस्थान के व्यापारी हो तो आपको राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो CGST है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, लेकिन जो SGST है वो आप स्टेट गवर्नमेंट को दोगे। तो इसके लिए आपको स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, राइट। तो GST कानून के अंदर क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज रिक्वायर्ड होता है,
तो अंडर जीएसटी लॉ रजिस्ट्रेशन नीड टू बी टेकन स्टेट वाइज, है ना, स्टेट वाइज, कॉमा लगा के लिखेंगे देयर आर नो सेंट्रलाइज्ड, देयर आर नो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी में कोई भी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अगर आपका बिजनेस अलग अलग स्टेट में है दोस्तों, तो हर स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। राजस्थान का रजिस्ट्रेशन आपको अलग करवाना पड़ेगा, यूपी का अलग करवाना पड़ेगा, एमपी का अलग करवाना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों आपको वहां पर चलना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पर नोट करने जा रहे हैं वो है, ये सारे की पॉइंट है मतलब रजिस्ट्रेशन के। A business entity having branches, a business entity having branches in multiple states, will have to take separate registration, will have to take separate registration for branches in different states। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हो ना तो चीजें बहुत जल्दी से याद होती है। अब अगर मान लो दोस्तों मेरी एक ब्रांच राजस्थान में है, एक ब्रांच यूपी में है, एक ब्रांच एमपी में है, एक ब्रांच गुजरात में है, तो मुझे हर स्टेट के अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। मेरी फर्म और कंपनी तो एक ही है, लेकिन अगर मेरा हर स्टेट के अंदर ब्रांच है तो मुझे रजिस्ट्रेशन हर स्टेट का अलग अलग लेना पड़ेगा। जीएसटी में डिफरेंट पर्सन माना जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन अलग अलग लोगे तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, यू शुड बी ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन। इसके अलावा फर्दर विद इन स्टेट एन एंटिटी further within state an entity with different branches, further within state entity with different branches would have single registration wherein it can declare one place as principal place of business, and other branches as additional place of business। तो दोस्तों अगर आपका एक ही राज्य के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर अगर आपकी बहुत सारी ब्रांचेज है, सपोज करो आप बिजनेस करते हो लेकिन राजस्थान के अंदर अगर आपकी डिफरेंट ब्रांचेज है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में, आप क्या कर सकते हो कि वो जो राज्य है, वो जो स्टेट है, उसके अंदर आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ना लेकर किसी एक को आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मान लो, किसी एक को आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मान लो, और बाकी जितनी भी जगह है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। उनको क्या माना जाएगा,
एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा, उसके अंदर किसी एक को तो प्रिंसिपल प्लेस डिक्लेयर करना पड़ेगा और बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सबको एडिशनल प्लेस आपको वहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको चलना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा एक और मेन पॉइंट, मतलब ये सारे एक तरह से की पॉइंट है दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स आपको पहले नोट करवा रहा हूं, फिर मैं आपको सेक्शन वाइज आगे की कहानी भी बता दूंगा। इसके बाद लिखा हुआ है हावेवर, हम क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्टडी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास के अंदर ही करवाने वाला हूं, राइट। हावेवर आ business entity, however a business entity having separate business verticals in state may obtain separate registration for each place of business। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए एक राज्य में आपके डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल हैं, जैसे मान लो आप एक जगह पर गुड्स का काम कर रहे हो, एक जगह पर आप सर्विस का काम कर रहे हो, एक में आप लग्जरी गुड्स का काम कर रहे हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि स्टेट तो एक ही है, लेकिन आपके जितने भी बिजनेस प्लेस हैं उनका आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। ये आपकी चॉइस पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और चाहो तो सिंगल रजिस्ट्रेशन करा लो। तो राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप सिंगल रजिस्ट्रेशन करा लो, एक को प्रिंसिपल प्लेस बोल दो, बाकी को सबको एडिशनल प्लेस बोल दो, और बाकी के जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं चाहो तो आप सेपरेट भी ले सकते हो। लेकिन जब आप सेपरेट लोगे भाई तो आपको सारा काम सेपरेट करना पड़ेगा, आपको रिटर्न भी सेपरेट भरनी पड़ेगी, सारे काम आपको सेपरेट करने पड़ेंगे, राइट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक। Registration under GST is not tax specific, which means that there is single registration for all taxes, single registration for all taxes like CGST, SGST oblique UTGST, IGST and सेसेस जितने भी होते हैं। तो जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कभी भी टैक्स स्पेसिफिक नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे सीजीएसटी का अलग रजिस्ट्रेशन होगा, एसजीएसटी का अलग होगा, आईजीएसटी का अलग होगा या सेस का अलग होगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। रजिस्ट्रेशन तो एक ही होता है। हाँ, होता है स्टेट वाइज है, लेकिन अगर आपने राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उस रजिस्ट्रेशन से आप सीजीएसटी भी चार्ज करोगे, एसजीएसटी भी चार्ज करोगे, आईजीएसटी भी चार्ज करोगे, सेस भी चार्ज करोगे। ये सारी चीजें आप यहां पर क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सेपरेट रजिस्ट्रेशन make
सेपरेट पर्सन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सेपरेट है तो आपको पर्सन भी सेपरेट माना जाएगा। अब वो मैटर चाहे राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर हो, इफ इट इज अ मैटर ऑफ विद इन अ स्टेट और इट इज अ मैटर ऑफ आउटसाइड द स्टेट, आपको वहां पर अलग अलग ही माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो हमेशा स्टेट वाइज होता है, लेकिन आप जब रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा लेते हो, चाहे वो आप स्टेट के बाहर लो या फिर आप उसको स्टेट के अंदर लो, सेपरेट रजिस्ट्रेशन मेक सेपरेट पर्सन। जो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है वो पर्सन भी सेपरेट ही माना जाता है। राइट, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, वो भी सेक्शन वाइज। तो आप यहां पर जो है सेक्शन वाइज इन सब चीजों को पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहां पर लिखेंगे। अब हम मेन रजिस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है भाई। आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप इसको ऐसे लिख लो, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जो टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कंपलसरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ता है जीएसटी में। जीएसटी के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमें कब करवाना पड़ता है ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और इसको भी दोस्तों मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट होता है यहां पर कंडीशनल, कंडीशनल अंडर सेक्शन 22। एक तो होता है कंडीशनल अंडर सेक्शन 22, एक तो होता है कंडीशनल अंडर सेक्शन 22, और एक होता है माय डियर फ्रेंड्स मैंडेटरी, मैंडेटरी अंडर सेक्शन 24। एक तो होता है कंडीशनल अंडर सेक्शन 22 और एक होता है मैंडेटरी अंडर सेक्शन 24, ठीक है। अगर हम कंडीशनल की बात करें तो इसमें आप पहले लिख लो, फिर समझाता हूं। सप्लायर हुज एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 20 lakhs, ब्रैकेट में लिखो नॉर्मली, एक्सीड रुपीज 20 lakh नॉर्मली, ऑब्लिक 10 lakh फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सप्लायर हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 lakh नॉर्मली और 10 lakh फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो अगर आपका जो बेसिकली टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, वो अगर लिमिट से ज्यादा हो जाता है, दोस्तों रजिस्ट्रेशन के अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, तो जैसे ही आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हो, कुछ स्टेट के अंदर वो लिमिट 10 लाख होती है, कुछ स्टेट के अंदर वो लिमिट 20 लाख होती है। तो जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर, अच्छा जो टर्नओवर लेंगे वो हम एग्रीगेट लेंगे, एग्रीगेट मतलब ऑल इंडिया बेसिस पर, ऑन द सेम पेन ऑल इंडिया बेसिस पर आपके टर्नओवर को लिया जाएगा। और अगर वो टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा या इन सम सिचुएशन अगर वो 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है यहां पर लाइसेंस, लाइसेंस अंडर ओल्ड लॉ, लाइसेंस अंडर ओल्ड लॉ।
दोस्तों जो ओल्ड लॉ है, मतलब जो पुराना वाला लॉ है, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, एक्साइज हो गया, ये जो पुराने कानून थे जो जीएसटी आने से पहले थे, अगर आप उन पुराने लॉ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो आपको ऑटोमेटिकली जीएसटी के लॉ में रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनको पुराने लॉ में लाइसेंस मिला हुआ था वो ऑटोमेटिकली जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड कर दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है एनी ट्रांसफरी ऑफ बिजनेस, एनी ट्रांसफरी ऑफ बिजनेस will include change in ownership due to death। तो कोई भी जो बिजनेस का ट्रांसफरी होता है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है नया। जैसे मान लो फादर की डेथ हो गई और बिजनेस सन के पास चला गया, तो सन को अपना रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि फादर का पैन अलग है, सन का अलग है। तो जैसे ही डेथ होती है दोस्तों, तो बिजनेस जो ट्रांसफरी के पास जाएगा उसको अपना रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि पैन चेंज हो गया। अच्छा, जब पैन चेंज होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी आपको अलग करवाना पड़ता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है ट्रांसफरी अंडर स्कीम, ब्रैकेट में लिख लो अमलगमेटेड ऑब्लिक डीमर्ज यूनिट। जैसे अमलगमेशन होता है दोस्तों, अमलगमेशन, तो अमलगमेशन में क्या होता है, एक कंपनी अमलगमेटिंग होती है, दूसरी अमलगमेटेड होती है। जैसे एक्स लिमिटेड वाई में मर्ज हो गई तो एक्स लिमिटेड का तो रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा और जो वाई लिमिटेड है उसको रजिस्ट्रेशन के अंदर जाना पड़ेगा। या जैसे डीमर्जर हो गया तो डीमर्जर में जो डीमर्ज यूनिट है भाई उसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, डीमर्ज यूनिट का जिसको अपन रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं उसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा। तो ये सारी वो सिचुएशन है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है एज पर द कंडीशन। मतलब आप जैसी कंडीशन से को पूरा करोगे या कंडीशन में आप आ जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट। दूसरी तरफ होता है मैंडेटरी अंडर सेक्शन 24। दूसरी तरफ कौन सा होता है, मैंडेटरी अंडर सेक्शन 24। कोई भी रजिस्ट्रेशन जो सेक्शन 24 में मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी का मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, आपको करवाना ही पड़ेगा, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। सेक्शन 24 जो सीजीएसटी एक्ट का बना हुआ है उसके अंदर ये मेंशन्ड है भाई कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हर हालत में मैंडेटरी है, हर हालत में आपको मैंडेटरी है, राइट। वहां पर कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें आप फर्स्ट नंबर का पॉइंट लिखेंगे इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स के इंटर स्टेट सप्लायर हो, मतलब आपने गुड्स की सप्लाई करी है स्टेट के बाहर, राजस्थान से आप सप्लाई कर रहे हो यूपी एमपी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अच्छा दोस्तों, यहां पर हम थ्रेशोल्ड लिमिट को नहीं देखेंगे। आपका टर्नओवर 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया ही क्यों ना हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर हो। किसके, गुड्स के। अच्छा, इसमें सर्विस का नाम नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। यहां पर माय डियर फ्रेंड सर्विस का नाम नहीं आ रहा है, यहां पर गुड्स का नाम आ रहा है। तो जैसे ही आप गुड्स की सप्लाई करते हो स्टेट के बाहर तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। सेकंड पॉइंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा मेन बिजनेस तो राजस्थान में है, मैं कभी कभी माल बेचने एमपी में जाता हूं, कभी गुजरात में जाता हूं, कभी यूपी में जाता हूं, तो मुझे वहां पर एक शॉर्ट टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है। कैजुअल का मतलब
मेरा परमानेंट प्लेस वहां पर नहीं है, लेकिन मैं अपना धंधा करने, अपना बिजनेस करने वहां पर जाता रहता हूं, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं CTP। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। थर्ड होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NRTP। NRTP कौन होता है भाई? जैसे मान लो इंडिया के बाहर से कोई बंदा इंडिया में आया है। इंडिया के बाहर से कहां आया है भाई? इंडिया में आया है, राइट। अब वो यहां पर बिजनेस करने आया है इंडिया में, तो उसको जिस भी स्टेट में वो बिजनेस करेगा वहां रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो NRTP कैटेगरी में होगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लगेगी, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं ये तो इंडिया के ही होते हैं, ये दूसरे स्टेट में जाकर फॉर अ टाइम बीइंग वहां पर बिजनेस करते हैं। NRTP होते हैं परदेसी। परदेसी, परदेसी आना यहीं, जाना नहीं आना यहीं, तो वो यहां आ जाता है इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो NRTP कैटेगरी में उसको अपना क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 लिख लो, पेयर ऑफ रिवर्स चार्ज। पेयर ऑफ रिवर्स चार्ज ब्रैकेट में लिख लो रेसिपिएंट। पेयर ऑफ रिवर्स चार्ज, रेसिपिएंट। आपने पढ़ा था ना चार्ज ऑफ GST में, जहां पर RCM एप्लीकेबल होता है। मैंने आपको गुड्स की कैटेगरी भी बताई थी, मैंने आपको सर्विस के नाम भी बताए थे, जहां पर क्या लगता है? RCM। तो दोस्तों जब जब RCM एप्लीकेबल होता है, जब जब रिवर्स चार्ज लगता है, तो रेसिपिएंट को GST जमा कराना पड़ता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अगर मैं एज ए रेसिपिएंट लाइबल हूं GST जमा कराने के लिए, मुझे इनवर्ड सप्लाई का टैक्स जमा कराना है, तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। उस समय मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई का टर्नओवर है ना, उसको नहीं देखा जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई का जो टर्नओवर है भाई, उसको नहीं देखा जाएगा। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पर चेक नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप रेसिपिएंट हो, आप इनवर्ड सप्लाई का टैक्स जमा करा रहे हो, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 5 पर आ जाओ। पर्सन अंडर सेक्शन 9(5), ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें 3 इको के नाम बताए थे, याद करो। 9(5) सेक्शन पढ़ा था हमने चार्ज ऑफ GST में। तो मैंने वहां पर यह कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो, ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो होते हैं जो दूसरे के बिहाफ पर पैसा कलेक्ट करते हैं। उसमें मैंने 3 इको के नाम भी बताए थे आप लोगों को, याद दिलाऊं। उसमें होटल का नाम था, उसमें हाउस होल्ड जो सर्विसेज थी उसका नाम था, उसमें ये जो मोटर कैब वगैरह होती है, ओला उबर, इनका नाम था। तो ये जो इको होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर्विस के लिए जो 3 ऑपरेटर हैं, इसमें ना तो सप्लायर रजिस्ट्रेशन लेता है, ना रेसिपिएंट लेता है, उस इको को लेना पड़ता है। जो इको होता है भाई, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 पर आ जाओ। इको रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS। जैसे इनकम टैक्स में TCS होता है ना, वैसे ही GST में भी TCS होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अगर कोई इको ऐसा है जो टैक्स कलेक्ट करेगा, TCS कलेक्ट करेगा, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो यहां पर जो TCS है वो कलेक्ट करना पड़ता है इको को। तो जो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो इको हैं जो TCS कलेक्ट करते हैं, इन्हें भी GST में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। 7th पॉइंट आप लिख सकते हो, सप्लायर थ्रू इको। देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो जो 3 ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, कैब वाले हो गए, होटल वाले हो गए, हाउस होल्ड सर्विस वाले हो गए, वहां पर तो इको को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लेकिन बाकी जितने भी सप्लायर हैं जो इको के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं,
उन सप्लायर्स को भी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, वॉट एवर द लिमिट, वॉट एवर द लिमिट, वॉट एवर द टर्नओवर। जैसे सपोज करो आपकी मोबाइल शॉप है, अब आप उस मोबाइल पर सामान बेचते हो दुकान पर, तो आप कहोगे भाई मेरा टर्नओवर तो अभी 20 लाख से ज्यादा नहीं है, मैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा। लेकिन अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन अमेजॉन पर करा रखा है, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फ्लिपकार्ट पर करा रखा है, तो इसका मतलब आप मोबाइल या मोबाइल एसेसरीज बेचते हो और इको के थ्रू बेचते हो। अच्छा, आप उन 3 इको में भी नहीं आ रहे, तो ऐसे सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है जो अपनी सप्लाई इको के थ्रू देते हैं। तो जितने भी सप्लायर हैं इस दुनिया में, उन 3 सिचुएशन को छोड़ दो जो ऊपर बताई थी, अगर वो अपनी सप्लाई इको के थ्रू दे रहे हैं तो उन सभी सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। वाओ, पॉइंट नंबर 8 पर आ जाओ मेरे भाई। डिडक्टर ऑफ टैक्स एट सोर्स, टैक्स एट सोर्स डिडक्टर होते हैं टीडीएस। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस डिडक्टर होता है, ऐसे ही दोस्तों जीएसटी में भी कुछ लोग होते हैं जिनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। उसमें नॉर्मली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज के नाम आते हैं। तो अगर सरकार या कोई भी एजेंसी जीएसटी के अंदर टीडीएस डिडक्ट करती है, तो उस डिडक्टर को भी फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? मैंडेटरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 9 पर आ जाइए। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, अगर आप कोई सप्लायर हो और आप किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर अगर सप्लाई देते हो, दोस्तों अगर आप एक सप्लायर हो और आप किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर सप्लाई देते हो, तो भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप एक सप्लायर हो और आप किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर सप्लाई देते हो, जैसे एजेंसी होती है, तो एजेंट क्या करता है? दूसरे के बिहाफ पर माल बेचता है, तो एजेंट को वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाएगा? जरूरी। उसमें हम टर्नओवर नहीं देखेंगे। पॉइंट नंबर 10 पर आ जाओ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में ISD बोलते हैं, इन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। अच्छा, ISD का काम पता है क्या होता है? इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना, ITC को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्रेडिट को बांटना। तो जिसका काम इनपुट सर्विस को बांटना है, क्रेडिट को बांटना है भाई, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाता है? जरूरी। पॉइंट नंबर 11 पर आ जाओ। सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विस। ये OIDAR क्या होता है? OIDAR का फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस। OIDAR का फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस, इसको बोलते हैं OIDAR सर्विस। तो ये जो OIDAR सर्विस होती है, OIDAR जो सर्विस होती है भाई, कोई भी बंदा अगर OIDAR सर्विस देता है, ठीक है, इंडिया के बाहर से, जैसे अमेजॉन है, तो अमेजॉन में आपको क्या करना पड़ता है? जैसे आप मान लो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आप इंडिया में नॉन टैक्सेबल पर्सन हो, क्योंकि आप तो इंडिविजुअल हो, तो नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन देने वाला बंदा है वो इंडिया के बाहर बैठा है। अच्छा, वो इंडिया के बाहर से आपको कौन सी सर्विस दे रहा है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस। तो जो नेटफ्लिक्स में बाहर बैठा है ना, जो वहां से आप लोगों को सर्विस दे रहा है OIDAR की, उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 12 पर आ जाओ। एनी अदर
एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, और बाकी के जितने भी पर्सन जो कि नोटिफाइड हैं लॉ के अंदर, जो सेक्शन 24 में जिनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, ये सभी वो लोग होते हैं भाई जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। तो मैंने पहली कैटेगरी पढ़ाई है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की, कि भाई ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो मैंने वहां पर दोस्तों आपको 2 सेक्शन पढ़ाए हैं। एक सेक्शन तो मैंने कौन सा पढ़ाया है 22, और दूसरा सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया है 24। 22 में कंडीशनल होता है, जब आपकी लिमिट क्रॉस होगी, जब आप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करोगे तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या जैसे अमलगमेशन हो गया या किसी पर्सन की डेथ हो गई तो जो आगे वाला बंदा है वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा जो आपके बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है। सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात होती है। सेक्शन 24 में वो लोग बताए गए हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का, देखो सर्विस का नाम नहीं है, ध्यान रखना गुड्स का नाम है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, अगर आप एनआरटीपी हो, अगर आप आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करते हो, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो सेक्शन 95 में, अगर आप इको हो, आप टीसीएस कलेक्ट करते हो, अगर आप कोई सप्लायर हो जो अपने बिजनेस में इको को इन्वॉल्व करता है, अगर आप जीएसटी में टैक्स डिडक्ट करने वाले हो, डिडक्टर हो, अगर आप दूसरे पर्सन के बिहाफ पर सप्लाई करते हो, अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आप OIDAR की सर्विस देते हो, या आप कोई भी नोटिफाइड पर्सन हो, तो दोस्तों आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? मैंडेटरी हो जाता है, राइट। सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए वॉलेंटरी। सेकंड पॉइंट लिख लो, पहला तो मैंने पढ़ा दिया कंपलसरी, और सेकंड पॉइंट आप लिख लो वॉलेंटरी। वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो रजिस्ट्रेशन अपनी इच्छा से लेते हैं। अपनी इच्छा से लेते हैं वो। वॉलेंटरी, तो पहला वाला जो आपने पढ़ा है वो तो हो गया कंपलसरी। पहले वाला जो आपने पढ़ा है ना वो तो हो गया कंपलसरी, वो तो हो जाता है कंपलसरी, और जो दूसरा वाला है वो हो जाता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का जो स्पेलिंग है वो एक बार अपन वापस सही लिख देते हैं, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी, तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन किसको करवाना ज़रूरी है? वॉलेंटरी कौन करवा सकता है? लिख लो, सप्लायर। सप्लायर whose aggregate टर्नओवर, हमेशा बेस किसको बनाना है? एग्रीगेट टर्नओवर को। ये जो बेस आप बनाओगे वो हमेशा किसको बनाओगे? एग्रीगेट टर्नओवर को। तो कोई भी सप्लायर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट exceeds rupees 40-20 lakhs, 40-20 lakhs नॉर्मली ऑब्लिक करके लिख लो 10 lakhs ब्रैकेट में फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो एग्रीगेट जो टर्नओवर होता है, कोई भी सप्लायर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है मैं एक बार वापस से बता दूंगा, मैंने पहले भी बताया हुआ था। अगर वो 40 या 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, कुछ जगह 40 लाख की लिमिट होती है, कुछ जगह ये लिमिट 20 लाख होती है नॉर्मली। अच्छा, स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट होते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वहाँ पर ये लिमिट होती है 10 लाख रुपए की।
अब कहां पर 10 लाख लगेगा, कहां पर 20 लाख लगेगा, कहां पर 40 लाख लगेगा, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है लॉ में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, अगर उससे ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि भाई हम तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पहले दिन से कराएंगे, करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि सर ऐसे कोई क्यों करेगा कि आ बैल मुझे मार। भाई जब रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है तो क्यों करेगा? इसलिए करेगा भाई कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म मांगी जाती है, तो वो लोग पहले दिन से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन इसलिए भी करवाते हैं कि उनको आईटीसी की रिक्वायरमेंट है, उनको इनपुट क्रेडिट लेना है। अब इनपुट क्रेडिट आप तभी ले पाओगे ना जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, या आप जिसको सप्लाई कर रहे हो वो जीएसटी फर्म चाहता है। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं होता, फिर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फिर भी वो अपना क्या करवा लेते हैं भाई? रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी तमाम बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर के पॉइंट पर आ जाते हैं, नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 23। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं पड़ता? ऐसे कौन कौन से लोग हैं भाई जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं पड़ता? वो मैं आपको सेक्शन 23 में बताने जा रहा हूं। मतलब एक तरह से मैं एग्जम्प्ट कैटेगरी के बारे में बता रहा हूं कि भाई ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही जरूरी नहीं है। मतलब जिनको लॉ में एग्जम्पशन दी हुई है कि भाई आप तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी कराओगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पहला नाम आप लिखोगे एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट, आपको भी पता है दोस्तों हमारे देश में जो किसान लोग होते हैं उनकी ना तो इनकम पे टैक्स लगता है। अच्छा, किसान लोग अगर फसल पैदा करके बेचते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, फ्रूट की खेती करते हैं, उनको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट अगर आप हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है, कोई भी पर्सन जो कि एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है इन सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। कोई भी पर्सन अगर गुड्स या सर्विस की सप्लाई में इंगेज्ड है एक्सक्लूसिवली का मतलब है भाई उसके अलावा और कोई काम नहीं करता हो, एक्सक्लूसिवली। तो कोई भी बंदा अगर गुड्स और सर्विस की सप्लाई में एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है, कैसा गुड्स और सर्विस? नॉट लाइबल टू टैक्स or which are wholly exempt, मतलब कोई भी ऐसा गुड्स, कोई भी ऐसी सर्विस जो कि होली एग्जेम्प्टेड है या वो नॉट लाइबल टू टैक्स है। नॉट लाइबल टू टैक्स का मतलब होता है वो गुड्स जो जीएसटी के एम्बिट से ही बाहर है, जैसे शराब हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। और एक वो गुड्स होते हैं भाई जो होली एग्जेम्प्टेड होते हैं। होली एग्जेम्प्टेड का मतलब है जिसके ऊपर जीएसटी ना लग रहा हो, मतलब एग्जम्पशन मिली हुई हो, मतलब वो जीएसटी के दायरे में तो आते हैं लेकिन सरकार ने उनके ऊपर क्या दे रखी है? एग्जम्पशन। तो अगर आप किसी ऐसे गुड्स में या सर्विस में डील करते हो भाई जो कि नॉट लाइबल टू टैक्स है या जो कि होली एग्जेम्प्टेड है, तो वहां पर भी माय डियर फ्रेंड आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेइंग जीएसटी, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। एक्सक्लूसिवली इंगेज होना चाहिए, मतलब आप उस एग्जेम्प्टेड के अलावा कोई टैक्सेबल माल या सर्विस ना दे रहे हो।
अगर आप एग्जेम्प्टेड के साथ में टैक्सेबल गुड्स में भी डील कर रहे हो तो दोस्तों फिर दोनों का टर्नओवर जुड़कर देखा जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा। तो अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस में डील करते हो या कोई ऐसे गुड्स और सर्विस में डील करते हो जो कि नॉट लाइबल टू टैक्स है, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आता है जी नोटिफाइड पर्सन्स। नोटिफाइड पर्सन, ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो कि नोटिफाइड हैं? नोटिफाइड हैं भाई जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। सरकार ने बहुत सारे लोग हैं जिनको नोटिफाइड किया हुआ है, देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन। इसमें पहला पॉइंट आप लिख लो, पॉइंट नंबर ए, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज, ब्रैकेट में लिख लो सप्लायर। एक बार ये सारे पॉइंट लिख लो, फिर एक साथ ही समझा देता हूं कि भाई और कौन कौन से नोटिफाइड पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट लिख लो दूसरा पॉइंट लिख लो। तो और कौन कौन से लोग हैं भाई जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, तो आप पहले एक बार सारे नोट कर लो, फिर मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगा। तो सेकंड पॉइंट आप लिख लो इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विस, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विस अप टू रुपीज 20/10 lakhs। इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विस अप टू 20 लाख और 10 लाख। पॉइंट नंबर सी लिख लो, फिर एक साथ समझाऊंगा। पर्सन engaged in interstate taxable supplies of handicraft oblique notified goods made predominantly by hand, predominantly by hand और ब्रैकेट में लिख लो अप टू 20/10 लाख, 20/10 लाख। पॉइंट नंबर डी लिख लो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन engaged in interstate taxable supplies of handicraft oblique notified goods made handicraft oblique notified goods made handicraft oblique notified goods made predominantly by hand
अप टू 20/10 लाख, 20/10 लाख। पॉइंट नंबर ई पर आ जाओ। persons making supplies of services through an eco ब्रैकेट में लिख लो अदर देन supplies specified under section 9(5). Person making supply of service through eco other than supply specified under section 9(5) with aggregate turnover up to 20/10 lakhs, 20/10 lakhs। ई के बाद में आ जाओ एफ, पर्सन एक्सक्लूसिवली engaged in supply of goods, person exclusively engaged in supply of goods up to an aggregate turnover of rupees 40 lakhs। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर कुछ गुड्स नोटिफाइड किए गए हैं, कुछ पर्सन नोटिफाइड किए गए हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पहला पॉइंट है कोई भी पर्सन जो कि रिवर्स चार्ज सप्लाई कर रहा है, मतलब मैं कोई सप्लाई कर रहा हूँ, मैं सप्लायर हूँ, लेकिन उस पर मुझे कभी भी जीएसटी जमा नहीं कराना है। उस पर जो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी है वो हमेशा सामने वाले बंदे पर आएगी। सामने वाला कौन? रेसिपिएंट। तो अगर टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट पर आ रही है तो जो सप्लायर होता है, जो ऐसी सप्लाई दे रहा है जहाँ पर आरसीएम लगता है, तो वहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस अप टू 20 लाख और 10 लाख। अगर आप सर्विस की सप्लाई दे रहे हो, वो भी इंटर स्टेट दे रहे हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में दे रहे हो, ठीक है। मतलब गुड्स में तो क्या होता है पहले दिन से लेना पड़ता है, लेकिन सर्विस के केस में अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे सर्विस की तो आपको 20 या 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अब 20 लाख कब लगेगा, 10 लाख कब लगेगा, वो मैं आपको समझा ही दूंगा। तीसरा पॉइंट है अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो, किसकी? हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। हैंडीक्राफ्ट गुड्स वो होते हैं जो बाई हैंड बनाए गए हो। प्रीडोमिनेंटली का मतलब है उसमें मशीन का यूज ना हुआ हो, उसमें मेन जो काम है वो बाई हैंड किया गया हो। तो अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो भले ही आप इंटर स्टेट सप्लाई करो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में 20 लाख या 10 लाख तक आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की जगह कोई और गुड्स होता तो दोस्तों आपको पहले दिन से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, राइट। इसके बाद अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, वैसे तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या होता है भाई, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। जो बेसिकली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना मैंडेटरी होता है उसके लिए कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। 20 लाख या 10 लाख रुपए की लिमिट तक अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये सारी तमाम बातें हैं। पॉइंट नंबर ई में है कि कोई भी पर्सन जो सर्विस की सप्लाई दे रहा है,
कोई भी पर्सन जो सर्विस की सप्लाई दे रहा है और वो किसके थ्रू दे रहा है भाई, इको के थ्रू दे रहा है, इको के थ्रू, अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9(5). तो 9(5) में जो होटल वाली आ गई, कैब वाली आ गई, हाउस होल्ड वाली आ गई, उन 3 को छोड़ दो, बाकी जितनी भी सर्विसेज होती है अगर वो आप इको के थ्रू सप्लाई करते हो तो वैसे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, लेकिन आपको यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर का बेनिफिट मिल जाएगा। आपको 20 लाख या 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो कोई भी पर्सन अगर सर्विस की सप्लाई इको के थ्रू देता है अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 और 10 लाख, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है। ये वो लोग हैं भाई, वैसे तो इनको सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, लेकिन इनको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट दे दिया गया है। कोई भी पर्सन जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, एक्सक्लूसिवली गुड्स, सर्विस नहीं होनी चाहिए। एक्सक्लूसिवली का मतलब है कि आपका मेन काम गुड्स की सप्लाई करना ही होना चाहिए, तो वहां पर 40 लाख रुपए तक अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा तो भी दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्ट, नीचे लिख लो, नोट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, एक्सेप्ट सेक्शन 24 केसेज पीटा गुड्स। ये पीटा गुड्स कौन कौन से होते हैं ये भी अभी आपको बताऊंगा मैं। पीटा गुड्स, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन केसेज, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन केसेस, स्टेट्स 11, स्पेशल स्टेट्स 11, स्पेशल स्टेट्स उसमें से माइनस कर दो आसाम, कॉमा J&K, कॉमा हिमाचल प्लस पुडुचेरी प्लस तेलंगाना। तो जो सेक्शन 24 वाले केसेस हैं उनको छोड़ दो, जो भी हमारे पीटा गुड्स हैं, पीटा गुड्स अभी मैं समझा दूंगा आपको, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन वाले केसेस हैं, 11 स्पेशल स्टेट्स हैं, वहां पर ये सब चीजें नहीं लगेगी। 11 स्पेशल स्टेट में आसाम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पौंडीचेरी और तेलंगाना को छोड़कर, मतलब इनमें ये सारी चीजें लगेगी। यहाँ पर नोटिफाइड पर्सन को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज है, सेक्शन 22, 24, 23, ये तीनों मैंने आपको कवर करवाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।